मुझे बड़ा अफसोस लगता है इस देश के लोकतंत्र में जो बैठे हैं, जो मंत्री लोग हैं, मुझे बहुत अफसोस लगता है। क्या आप जुरासिक पार्क बनाना चाहते हैं इस देश को? क्या नागरिक, मानव नागरिक से ज्यादा जानवर इंपॉर्टेंस हो गया है? चूहा, बिल्ली, खरगोश से जनता वोट देती है, पैसा लेती है, इसीलिए जो जनप्रतिनिधि आपके साथ जो दुर्व्यवहार करती है उसको घमंड होता है, अरे हम तो पैसा से उनको खरीद लेंगे, इसीलिए वो आपके पक्ष में नहीं आती है। जिस दिन आप जागरूक होंगे, ऐसे जनप्रतिनिधियों को संवैधानिक अधिकारों के तहत उसको घेराव करेंगे, जब तक ये चीज इन नागरिकों में नहीं आएगा, इन युवाओं में नहीं आएगा, तब तक ये शोषण जारी रहेगा और ये सिस्टम आपका ब्यूरोक्रेट से चलता है। जोहार। अनुसूचित क्षेत्र में सूचीबद्ध पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सरांडा जंगल, जो कि केंद्रीय कानून समता जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कर रखा है, जिस क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र है और वहाँ के जल जंगल जमीन में आदिवासियों का अधिकार है, ऐसे क्षेत्र में वन्य अभयारण्य यानी कि सरांडा जंगल में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने को लेकर के तमाम मंत्रियों का काफिला सरांडा जंगल आ पहुँचा। छोटानागड़ा क्षेत्र में ग्रामीणों ने काफ़ी विरोध किया। ये वीडियो हम लोग हिंदी में बनाना चाहते हैं ताकि सब लोग जान पाए। तो हमारे साथ सुरेश सोय जी हैं, जो कि कानूनी सलाहकार इचाकड़ के वाहन विरोधी संघ के हैं। दादा जोहार। सबसे पहले सवाल ये रहेगा कि ये क्या है और इससे आदिवासियों को क्या फ़ायदा होगा? हाँ, सबको जोहार और देखने वाले सुनने वाले सभी को श्रोताओं को जोहार। जिस प्रश्न का आपने कहा सही बात है कि पश्चिम सिंहभूम जो जिला है ये राष्ट्रपति का आदेश अनुसार से ये अनुसूचित क्षेत्र में सूचीबद्ध है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आपने जिक्र किया है 1997 समता जजमेंट है, जो जल जंगल जमीन की स्वामित्व को परिभाषित करता है। यदि हम अनुसूचित क्षेत्र बात करें तो ये अनुसूचित क्षेत्र संविधान का भाग 10 में आता है, उसका अनुच्छेद 244(1) सब क्लोज है। और जिस सरांडा अभ्यारण्य की जो बात कर रहे हैं ये एक्चुअल में एक कानून है, इसको अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, लेकिन यदि हम इसको बात करें इस संविधान के अनुसार से, मैं ये संविधान पकड़ा हूँ, इस संविधान के अनुसार से बात करें तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का एक पार्ट है, केंद्रीय कानून है। 1972 में बनाया गया संसद द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और 1972 बनने से पहले क्योंकि कोई विषय पर कानून बनाना होता है तो उसमें विषय रखना पड़ता है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 48A में वन्य अभ्यारण्य संरक्षण संवर्धन और वन्य जीवों को संरक्षण का प्रयास करेगा राज्य को बताया गया। राज्य मतलब सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। इसमें पहले नहीं था, 42वें संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है अनुच्छेद 48A को। इसी के आलोक में केंद्र सरकार इसको घोषणा कर रही है अभ्यारण्य के रूप में कि वहां पर बाघ, भालू, चीता जो भी वन्य जीव है उनका संरक्षण किया जाएगा। ये एक पार्ट है संविधान का। दूसरा पार्ट संविधान का ये है क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र होने के चलते वो जो सरांडा का जो जंगल है वो जंगल नहीं है, वो गांव है। यदि आप 1908 के अनुसार और 1913 का खतियान को आप देखेंगे तो वो गांव के सीमा में जो थाना संख्या है वो थाना संख्या के भीतर में जंगल आता है शेड्यूल एरिया में, क्योंकि हम हंटर और गैदरर हैं। पाषाण काल से जो मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है हंटर और गैदरर के रूप में जंगलों में रहा है। वो जंगल हमारा अवशेष है ऑस्ट्रो एशियाटिक और द्रविड़ भाषा परिवार का। यूं तो देखा जाए कि वहां पर इस प्रकार का परियोजना नहीं चलना था क्योंकि यह राष्ट्रीय महत्व और पुरातात्विक मामला है, क्योंकि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार इसी छोटानागपुर पठार में रहता है। दूसरा जगह आप नहीं मिलेगा, महाराष्ट्र में जाइएगा नहीं मिलेगा, बंगाल में जाइएगा कुछ एरिया में मिलेगा, यानी गुजरात सब में ऑस्ट्रो एशियाटिक नहीं मिलेगा, लेकिन छोटानागपुर में उनका संरक्षण करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, क्योंकि पुरातात्विक अवशेष है उस सरांडा के अंदर में और खूंटी के उन जंगलों में हमारा जो पुराना है। सरकार इसमें प्रयासरत क्यों है जबकि ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, एक्चुअल में ये एक कानून है। सरकार इसीलिए है कि सरकार में जो बैठे लोग हैं आदिवासी लोग हैं, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, उनको इस संविधान का कुछ भी नॉलेज नहीं है। सीधा मैं आरोप लगाऊंगा, संविधान में ये लिखा है
कि मौलिक अधिकारों से असंगत कोई भी कानून आप नहीं बनाओगे, ना परियोजना बनाओगे। मौलिक अधिकार, जैसे मौलिक अधिकार में रहने बसने का, तो सरांडा जंगल के अंदर जो 1908 से पहले जब संविधान बना ही नहीं था, फॉरेस्ट एक्ट 1927 जो अंग्रेजों का कानून था, उससे पहले 1972 से पहले या 1927 से पहले जो फॉरेस्ट एक्ट है, या अंग्रेज आने से पहले जो गांव था, उससे पहले से गांव है, उनको उनका मौलिक अधिकार, उसका मूल जन्म स्थान जो उसका खतियान है, उससे तो आप हटा नहीं सकते हो। उसका जो मूल वंश है उससे हटा नहीं सकते हो। संविधान बोलता है उसकी जो अपनी भाषा है, उसकी जो अपनी संस्कृति है, उसका जो जीवन यापन का आधार है, उसका आधार कृषि है, पशुपालन है, उससे हटा नहीं सकते हैं। खतियानी स्टेटस से, यानी उसको व्यापार करने का, उपजीविका करने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है। लेकिन राज्य सरकार जो बैठी है वर्तमान में, जो पार्टियां इस संविधान को नहीं मानती, वो नहीं मानती है कि सवाल नहीं है, वो संविधान को पढ़ा ही नहीं है। आदिवासी मंत्री हैं, विधायक है, संसद है, लेकिन वो संविधान में पार्ट 3 क्या कहता है, पार्ट 4 क्या कहता है, नहीं मालूम है। क्योंकि संविधान का आपका क्या इसमें कोई साजिश है क्या? नहीं, बिल्कुल साजिश है इसको, लेकिन हम क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि संविधान में आपका केशव चंद्र भारती बनाम केरल राज्य में या भारत संघ, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें एक लैंडमार्क जजमेंट आया कि आधारिक लक्षणों का न्यून नहीं करोगे। तो संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संतुलन बनाना है। तो इसीलिए जो 1972 जो आप बात कर रहे हैं, इस कानून में अभ्यारण्य का स्थापना होगा, लेकिन उस कानून में किसी रैयतों को उसके गांव से हटाने का कोई प्रावधान नहीं है कि आप उस गांव के लोगों को विस्थापन करोगे, उस कानून में कहीं भी जिक्र नहीं है। तो ऐसा स्थिति में हमको लगता है कि ये गहरी साजिश है, क्योंकि यदि उसमें रहता कि भाई अभ्यारण्य बनेगा, नेशनल पार्क बनेगा, जीव जंतुओं का संरक्षण होगा, जो भी इस क्षेत्र में निवास करता है उसको इस गांव से हटाया जाएगा, ऐसा तो प्रावधान नहीं उस कानून में। यानी जो सरकारें, जो राज्य सरकार काम कर रही है अभ्यारण्य बनाने का, पार्क बनाने का, वो भी उस संविधान का उल्लंघन कर रही है, वो भी उस अधिनियम जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन कर रही है कि आप उन गांव के लोगों को आप हटा रहे हो, क्योंकि हटाने का प्रावधान तो उस कानून में नहीं है। साजिश इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा, आदिवासियों के साथ गहरी साजिश, क्योंकि कुछ समुदाय संविधान को नहीं मानने वाला टीम आ चुका है, इस संविधान को ब्यूरोक्रेट्स में आ चुका है, न्यायपालिका में भी आ चुका है और विधायिका में आ चुका है, बैठा हुआ है उन्हें, संविधान को नहीं मानता है। संविधान को नहीं मानने का पीछे कारण है कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार इस भारत का मूल है और द्रविडियन है और चीनी तिब्बती जो मंगोलाइड है, इसको इस देश से हटाना है, उसका आइडेंटिफाई खत्म करना है, ताकि ये एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो सके, हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित हो, ताकि जो मनुस्मृति आधारित जो संविधान है प्राचीन काल का, वो समुदाय जो संविधान को नहीं मानता उसके अनुसार शासन तंत्र की स्थापना करना चाहता है। इसीलिए मैं इसको बोलना चाहता हूँ। जब संविधान भाग 10 के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र में रखा गया है, जहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कोई कानून यदि संविधान से असंगत है, मौलिक अधिकारों से असंगत है, तो उसको निरस्त किया जा सकता है। जैसे 5वीं अनुसूची पैरा 5 का सब क्लोज 1, राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा संसद का कोई विशिष्ट कानून और राज्य विधानमंडल का विशिष्ट कानून को रद्द कर सकता है। तो आपका जो विधायक है, सांसद है, जो टीएससी का जो मेंबर है, जो आदिवासी है, इस अनुच्छेद का पालन क्यों नहीं कर रहा है कि यदि राष्ट्रीय राजमार्ग कानून है या वन्य जीव अभ्यारण्य कानून है 1972, इसके अनुसार से तो टीएससी से इसको डिजोल्व करना चाहिए, नहीं कर रहा है। इसका एक ही कारण है, साजिश इसीलिए नजर आता है, आदिवासियों का जीवन शैली जंगल है और जमीन है, कृषि। फैक्ट्री बनाइएगा प्लेन जमीन पर, फैक्ट्री के नाम पर विस्थापन करोगे, बांध बनाओगे, पहाड़ों पर नहीं बनाओगे, खेती योग्य जमीनों बनाओगे। चांडिल देख लीजिए, कोइलकरो देख लीजिए, कुजू डैम देख लीजिए, वहां से भी हटाइएगा आदिवासियों को। दूसरा, नगरपालिका को लाओगे, नगरपालिका के नाम से आदिवासियों को वहां से भी हटाओगे। फील्ड फायरिंग रेंज जो युद्ध अभ्यास होता है गोला बारूद का रांची में,
पोरहा फील्ड फायरिंग, देवरी डुमरी फील्ड फायरिंग, नेत्रहाट, वहां से आदिवासियों को हटाओगे, जंगल से उनको हटाया। माइनिंग एक्ट एंड मिनरल्स एक्ट, खान अधिनियम से जो जंगल में उत्खनन होता है वहां से उसको हटाइएगा। फिर प्लेन एरिया से भी माइनिंग होता है, जैसे कोयला माइनिंग होता है, लोहा ऐश होता है। पूरे भारत भर हाँ, के बिल्कुल। आदिवासियों की यही स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअल में प्लानिंग के साथ चल रहा है, कानून का सहारा लेके लोग चल रहा है। कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे माइनिंग एरिया बनाने के लेकर के पहले सबसे पहले अभयारण्य स्थापित करने की बात कह रहे हैं। अभ्यारण्य का एक ही मकसद है, क्योंकि 3 पार्ट है जंगलों से हटाने का आदिवासियों को। एक फील्ड फायरिंग रेंज है, माइंस एंड मिनरल्स खान अधिनियम है, उससे जंगल से हटाइएगा, और अभ्यारण्य करके नाम पर जो पार्क है उससे आप हटाइएगा। अब इनको हटाने का पीछे एक्सिड मत, उसकी आइडेंटिफाई है, खतियानी है, स्टेटस जो 1908 है उसको हटाना चाह रहा है। तो आज के समय में आप यदि उनको हटाइएगा तो बसाइएगा कहाँ उनको? जमीन तो है नहीं। जमीन को हटाने के बाद उसका उपजीविका कोई यह नहीं है, उसका संसाधन नहीं है। इसीलिए ये संविधान के बिल्कुल असंगत है, क्योंकि जिस कानून की हम बात कर रहे हैं 1972 में विस्थापन शब्द नहीं है, किसी को उसका जगह जमीनों से हटाने का प्रावधान नहीं है, केवल वन्य जीवों को संरक्षण करने का प्रावधान करता है। और इसके तहत इसीलिए प्रशासन सामने आती है। बहुत बड़ा प्लान है, क्योंकि जैसे ही वर्ल्ड सेंचुरी बनेगा एक नया बोर्ड का गठन होगा, अभ्यारण्य बोर्ड। उसमें ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, प्रशासनिक पदाधिकारी आएंगे, रेंजर आएंगे, फॉरेस्टर आएंगे, डीएफओ आएंगे, और उसके संरक्षण के नाम पर पैसा का अलॉटमेंट होगा। यानी एक नौकरशाहों का एक टीम वहां नियुक्ति होगा जंगल में, उस जंगली जानवरों को देखने के लिए। मुझे बड़ा अफसोस लगता है इस देश के लोकतंत्र में जो बैठे हैं, जो मंत्री लोग हैं, मुझे बहुत अफसोस लगता है। क्या आप जुरासिक पार्क बनाना चाहते हैं इस देश को? क्या नागरिक, मानव नागरिक से ज्यादा जानवर इंपॉर्टेंस हो गया है? चूहा, बिल्ली, खरगोश, शेर, बाघ, भालू, हाथी तो मानव सभ्यता संविधान बनने से पहले भी जंगलों में आदिवासियों के साथ था। ऐसा तो नहीं है कि आदिवासी आ गया तो हाथी खत्म हो गया। हम तो जंगलों में उन्हीं के साथ रहते हैं, संरक्षण करते हैं। लेकिन जो बाहर जो तत्व है, हाथियों का शिकार करता है, बाघों का शिकार करता है, हम तो शिकार करते नहीं है। वो शिकारों को कानूनी मान्यता देता है ये लोग, उसके अनुसार से प्रोटेक्शन कर रहा है। ये कहीं ना कहीं ये संविधान से बिल्कुल असंगत है। और हाथी, बाघ, बालू जो यहाँ पर कह रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई नहीं किया है कि सरांडा जंगल में कितने बालू हैं, कितने चीते हैं, कितने बाघ हैं। बाघ, बालू या हाथियों को यदि आपको संरक्षण करना है तो अनुसूचित क्षेत्र जिला में सूचीबद्ध जंगलों को ही क्यों? उत्तर प्रदेश में जंगल है, मध्य प्रदेश में जंगल है जहाँ सामान्य क्षेत्र है, महाराष्ट्र में जंगल है, गुजरात में जंगल है। यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र जो राज्य हैं वहाँ भी बड़े बड़े जंगल हैं। आप वहाँ के जंगलों की को, स्थिति बताई जा रही है, क्योंकि हंसदेव की स्थिति पर हमने चर्चा कर, ये भी उसी प्रकार का एक पार्ट है। क्योंकि हम आदिवासी लोग जंगलों के आसपास रहते हैं, तो उनको जंगलों से खदेड़ना है। और आज इतना साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप कर गया है कि उस जंगल के अंदर कौन सा मिनरल्स है, इसको वो लोग जान चुका है। हंसदेव हो या छत्तीसगढ़ हो या सरांडा हो, ये एक्चुअल में वर्ल्ड सेंचुरी के नाम से बाघ, भालू सबको रखने के नाम पर, क्योंकि बाघ, भालू को कभी भी किसी भी परियोजना के द्वारा भविष्य में उनको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि बाघ, भालू जो जानवर है नहीं बोलते हैं। दादा, ये आदिवासियों की स्थिति जहाँ तक की बात करें, हम लोग लद्दाख में चलते हैं, वहाँ पे सोनम वांगचुक जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिसको हम लोगों को देश का शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए। इस प्रकार की उनकी काबिलियत है, और देश विदेश से तमाम अवार्ड लेके आए हैं, उसकी चर्चाएं होती हैं, उसकी तारीफ होती है। ऐसे व्यक्तियों को जेल में डाला गया जो कि अपने संवैधानिक हक की मांग कर रहे थे, वहाँ पे चटू अनुसूची की मांग कर रहे थे, वहाँ की जल जंगल जमीन के संरक्षण की बात कर रहे थे। मतलब ऐसे व्यक्तियों को डाला गया। देश, सवाल ये बहुत बड़ा है, देश कैसे मानसिकता के लोग चला रहे हैं। हम लोग तभी बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के, कहीं ये तो नहीं है। अब क्या लगता है? देखिए, अगर इस प्रकार का है तो हम पहले ही कह चुके हैं कि भारत जब देश स्वतंत्र हुआ, देश स्वतंत्र होने से पहले देसी रियासतें थी। राजतंत्र, देसी रियासत का मतलब राजतंत्र समर्थक, राजतंत्र का समर्थक मतलब मनुवाद, जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित। तो आज़ादी के बाद भी
वैसा लोग आ चुके हैं, उनकी मानसिकता की बात है, क्योंकि संविधान इक्वालिटी की बात करता है, समानता की बात करता है। तो आज के समय में जो लोग हैं, उस समय वो इक्वालिटी विरोधी जो ताकतें हैं, इक्वालिटी विरोधी का मतलब होता है वो संविधान विरोधी। डॉक्टर अंबेडकर और वहाँ जो 300 से एबव हमारे प्रतिनिधि गए थे संसद भवन में, उन्होंने बनाया एक संप्रभुत्व संपन्न नागरिकों को मालिक बना दिया गया लोकतंत्र में। लेकिन वो नहीं चाहता है जो एक विशेष समुदाय जो सांप्रदायिकता पर आधारित है, जातीयता, भेदभाव, छल कपट पर एक मानसिकता वाले लोग हैं, ये वो हावी हो रहे हैं। वो नहीं चाहता है कि फिर से समाज का वो व्यवस्था जो चातुवर्ण व्यवस्था के अनुसार ही इस देश पर शासन होना चाहिए। ये इक्वलिटी वाला होने के चलते आदिवासी लोग एसपी बन रहा है, डीएसपी बन रहा है, सरकारें बन रहा है, विधायक बन रहा है, ऐसा नहीं। अगर मनुवाद या जो संविधान विरोधी ताकतों का कॉन्सेप्ट है कि नहीं, ब्राह्मण जो है और जो हिंदू शास्त्र धर्म ग्रंथ के अनुसार से वो जो शासन तंत्र ब्राह्मणों का करना है, क्षत्रियों का काम क्षत्रिय को करना है, वैश्य का काम जो सूचीबद्ध हुआ है वैश्य का काम वही है, और शूद्र का काम यही है। तो उस शासन तंत्र का उस व्यवस्था को ही पुनर्स्थापित करना चाहता है, इसीलिए वो संविधान के सम्मत जो बात करता है उसको अरेस्ट करवाता है। तो ये तो दुर्भाग्य है। और तो देश के लोगों को क्या करना चाहिए ना? देश के लोगों को सरंडा जंगल के आदिवासियों को क्या करना चाहिए, कुल्हान के आदिवासियों को क्या करना चाहिए, देश के आदिवासियों को क्या करना चाहिए? नहीं, देश के आदिवासियों के नाते नहीं, जो संविधान में जो विश्वास करते इस देश के मूल नागरिक। क्योंकि संविधान है तो आपको नौकरी है, संविधान है तो आप जनप्रतिनिधि है, संविधान है तो आप कहीं रह सकते हैं, बच सकते हैं, निवास कर सकते हैं, बोल सकते हैं, स्वतंत्र पूर्वक जीवन निर्वाह कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। लेकिन वो संविधान यदि नहीं होता, इन चीज़ों से आप बेदखल हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में नागरिकों से आह्वान करते हैं हम कि आप संविधान के जानकार लोगों को विधानसभा भेजिए, क्योंकि विधानसभा ही सर्वोच्च शक्तिशाली विधायिका, न्यायपालिका, सब कुछ वहीं पर है। विधानसभा में संविधान के जानकार नहीं होंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद ने चेतावनी दिया था देशवासियों को, संविधान को अमल में लाने के लिए जिन लोगों को चुनकर भेजेंगे वो योग्य, ईमानदार और चरित्रवान नहीं हुए तो संविधान भी अच्छा होते हुए दोषपूर्ण साबित होगा। क्योंकि ये संविधान 395 अनुच्छेदों का एक निर्जीव वस्तु मात्र है। इसमें प्राणों का संचार उन व्यक्तियों के द्वारा होता है जो इस संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए चुनकर भेजा जाता है। यदि आप केवल सत्ता के लिए लड़ेंगे तो आपकी आज़ादी एक बार फिर खतरे में पड़ेगी, संभवतः या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यानी आज हमारी आज़ादी, देश की आज़ादी आज पुनः खतरे में है। क्योंकि खतरे में इसीलिए है क्योंकि फिर से वही उपनिवेशवाद शासन तंत्र नए स्वरूप में आ रहा है। उस समय के राजा आज के जनप्रतिनिधि के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं। उस समय के जो अंग्रेज व्यापारी आज आपके छोटे छोटे बड़े बड़े पूंजीवाद व्यापारी के रूप में पनप रहे हैं। यानी इस देश में पूंजीवाद का नया फिर से सिस्टम उद्भव हो रहा है। यानी आज के समय में जनता को सबक सीखना होगा। और दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि आप गुस्सा नहीं होते, जनता वोट देती है, पैसा लेती है, इसीलिए जो जनप्रतिनिधि आपके साथ जो दुर्व्यवहार करती है उसको घमंड होता है, अरे हम तो पैसा से उनको खरीद लेंगे, इसीलिए वो आपके पक्ष में नहीं आती है। जिस दिन आप जागरूक होंगे, ऐसे जनप्रतिनिधियों को संवैधानिक अधिकारों के तहत उसको घेराव करेंगे, आप जवाब तलब करेंगे कि आप संविधान से बड़े नहीं हो, आपको संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए भेजा गया है। यदि आप संविधान का इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो आप सत्ता छोड़िए, आपके ऊपर क्यों नहीं संविधान के अनुसार केस किया जाए, क्योंकि आप संविधान का वायलेशन कर रहे हैं। संविधान के उन अनुच्छेदों का वायलेशन करके अपने बेटा, बेटी, पत्नी यानी अपने परिवार के लिए कानून बना रहे हो। जब तक ये चीज इन नागरिकों में नहीं आएगा, इन युवाओं में नहीं आएगा, तब तक ये शोषण जारी रहेगा। और ये सिस्टम आपका ब्यूरोक्रेट से चलता है। पहले भी अंग्रेजों के समय में भी ब्रिटिश क्राउन जो था, शासन तंत्र नौकरशाहों के द्वारा ही चला, और आज़ादी के बाद भी वही नौकरशाह विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को एडॉप्ट कर लिया है। तो गांधी जी ने कहा था, अंग्रेज यदि चले भी जाएं, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया शासन तंत्र, नौकरशाही यदि ज्यों का त्यों बने रहेगा
तो आज़ादी के बाद भी देशवासी अंग्रेजों के शासन तंत्र के समान ही ये शोषित होते रहेंगे। ये आपका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिसको आप जनप्रतिनिधि चुनकर भेजे हो, वो नौकरशाही व्यवस्था जो शासन तंत्र के प्रति समर्पित है, उसको डिजोल्व करने के लिए बात नहीं करता है। जैसे पुलिस एक्ट है 1861, उसको आज तक डिजोल्व नहीं किया गया। फॉरेस्ट एक्ट 1900, उसको डिजोल्व नहीं किया गया। ये एक्चुअल में संशोधन करने की जरूरत है। जनता का बोलते हैं हम, जो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा बोलते हैं, लेकिन देखने में ये जनप्रतिनिधियों का, सरकार का और नौकरशाही यानी वर्तमान विभागों में का ये है। परिस्थितियां वैसे ही नजर आती है। तो आने वाले वक्त में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। लेकिन वहाँ पे हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करने भी जाएंगे, जहाँ वहाँ के लोगों की हम लोग ने समाचार माध्यम, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये सुना वहाँ की तस्वीरें कि वहाँ के लोग नहीं चाहते कि वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बने। अब संवैधानिक बातें क्या कहती है, ये हमने सुरेश दादा से चर्चा पर चर्चा किया। तो आपकी क्या राय है इसमें, क्या बनना चाहिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और क्या आदिवासियों को इस जंगलों को संरक्षित करने के नाम से विस्थापित करनी चाहती है, या आप कमेंट बॉक्स से जरूर। हाँ, उसमें अंत में एक और जोड़ देता हूँ। हाँ। यदि वाइल्ड सेंचुरी की जो बात आ रही है अनुसूचित क्षेत्र में जो 1972 है, तो मैं आग्रह करूँगा महामहिम राज्यपाल से और यहाँ जो मंत्री महोदय हैं और विधायक हैं, जो TSC के जो मेंबर हैं और मुख्यमंत्री महोदय हैं, हम अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, पार्ट 10 में आते हैं। राज्य का जो शासन तंत्र है पार्ट 6 से आता है, और केंद्र का जो सरकारें चलती है वो पार्ट 5 से आता है, संविधान का पार्ट 5। तो उस जो कानून है आपका वन्य जीव अधिनियम 1972, क्या राष्ट्रपति ने अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए उसको नोटिफिकेशन के द्वारा जारी किया अधिनियम? क्योंकि वहाँ भारत, संपूर्ण भारत में लागू है वो शब्द है, लेकिन हम अनुसूचित क्षेत्र में लागू है अथवा नहीं, ये क्वेश्चन करने का जरूरत है महामहिम राज्यपाल से और महामहिम राष्ट्रपति से, कि क्या आज के समय में जो अनुसूचित क्षेत्र पार्ट 10 में आता है, 1972 को जो वाइल्ड सेंचुरी, जो वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम 1972 लागू हुआ है, क्या ये पार्ट 10 में सूचीबद्ध अनुसूचित क्षेत्रों में भी हूबहू विस्तार करने के लिए कोई नोटिफिकेशन, कोई गजट, कोई अधिनियम बनाया गया है? ये सबसे बड़ा सवाल मैं उन आंदोलनकारियों से कहना चाहूँगा, मंत्रियों से कहना चाहूँगा, क्योंकि भारत एक संघ है। मुझे तो इस बात से हंसी लगती है। मतलब हमारे क्षेत्र में भ्रमण करता हूँ, घूमता हूँ, तो लोगों को देखता हूँ, वहाँ की स्कूल देखता हूँ, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था देखता हूँ, तो मैं ये हमेशा सोचता हूँ कि क्या ये लोग सवाल कर पाएंगे, सवाल करने लायक बच्चों को तैयार कर पा रहे हैं? जो आप जिस प्रकार के संवैधानिक बातें कह रहे हैं, क्या ये अपने मंत्री से इस प्रकार के सवाल करेंगे? तो ये मुझे नग्न नजर आती है। नहीं, तो ये मतलब उनकी जो सोच है, शिक्षा व्यवस्था को डैमेज करके ही हम लोग यहाँ पे अपनी तंत्र स्थापित कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सभ्य समाज की बात आती है, इसीलिए आदिवासियों को ऐसा जगह ही समूह में रखा गया है कि आप अभी सभ्य समाज के रूप में आप विकसित नहीं हुए हो, आपकी भौगोलिक अलगाव है, आपकी विशिष्ट संस्कृति है, इसीलिए उसको ऐसा क्षेत्र में रखा गया है। सुरक्षित रहिए जब तक आप जागरूक नहीं हो जाते हैं। लेकिन दूसरे समाज के लोग जो सक्षम हैं वो विरोध करते हैं। आज केवल रोने धोने से काम नहीं चलेगा, ना ही रो करके आप शासन तंत्र को आप हटा पाओगे। अगर आप हिंदी में नहीं बात कर सकते हो तो हो में बात कर सकते हो, संविधान के हवाला से दे सकते हो, लेकिन उसमें नहीं है तो कई पढ़े लिखे लोग हैं, उनके साथ संपर्क करो। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप न्यायपालिका के पास में भी आप बोल सकते हो। सबसे बड़ा न्यायपालिका तो ग्राम सभा है। जब पैसा कानून बना है ग्राम सभा, तो ग्राम सभा से आप पास कराइए कि हम यहाँ वो सारे के सारे जो सरांडा क्षेत्र में जो सूचीबद्ध है गांव का अपना थाना संख्या है, उन सारे थाना संख्या के लोग जो जिस प्रखंड में रहते हैं, सारे ग्राम सभा के लोग 90% या 100% ग्राम सभा को आहूत करके ग्राम सभा से सर्वसहमति से निर्णय ले कि हम लोग यहाँ पर विस्थापित नहीं होना चाहते, ये सरांडा हमारा है, हमारा जुरिडिक्शन एरिया में, वो ग्राम सभा का अपना जुरिडिक्शन एरिया है, 5वीं अनुसूची में है। बस इतना ही। एक बात तो है, मैं ग्राउंड रिपोर्ट ये भी सुनता हूँ ग्राउंड रिपोर्ट में कि लोगों को डराया जाता है, लोगों को ये कह के डराया जाता है, जनप्रतिनिधियों की कुछ कार्यकर्ता हैं कि आप सरकार से तो सकोगे,
मैं तो क्योंकि गांव गया हूँ और मैं वहाँ के सुनता हूँ कि जनप्रतिनिधियों से तो सकोगे, सरकार से तो सकोगे, ये सवाल भी आता है वहाँ पे। नहीं, लेकिन उसको ऐसा तो नहीं करना चाहिए जहाँ तक मुझे नहीं, लगता है। एक्चुअल में इससे ये होता है कि आदिवासियों का नेस्तनाबूत या आदिवासियों का पिछड़ापन का जिम्मेदार कोई गैर आदिवासी सरकार नहीं है, ना ही सरकार है। ये आपके अंदर जो बिछौलिया प्रवृत्ति के लोग बैठे हैं, बिल्कुल यही जो है। दलाल प्रवृत्ति के लोग रहे हैं, जो ठेकेदारी मानसिकता के लोग हैं, जो अपनी बच्चों को, अपने परिवार को केवल अहमियत देते हैं, उसको संविधान से मतलब नहीं है, उसको पैसा परिवार से से मतलब मतलब है, है। परिवार से मतलब है। लेकिन अगला जनरेशन के लिए भी नहीं सोच रहा है, बिल्कुल, तो उसके चलते ये हो रहा है। तो ऐसा हम स्थिति लोग में सोच हमें करते हैं और अब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ऐसे लोगों से किस प्रकार से बच के रहना चाहिए। हमने ये हिंदी में एपिसोड करा है, तो आप लोग मुझे लगता है समझ गए होंगे। और मैं ये वीडियो उन लोगों सब से पहचाना चाहता हूँ जो आदिवासियों के हित में सोचते हैं और हो नहीं समझ पाते। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए कि आदिवासियों को वहाँ से निस्तवनभूत किया जाए। अब यही हमारे अपील रहेगी और लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जोहार। हाँ, दादा सबको जोहार, आपको भी जोहार, सबको जोहार।